नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है और स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर रोज शाम को 7 बजे मैं लेके आता हूं आपके लिए टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करते हैं चाइल्ड पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचर एग्जाम से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाते हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी पोस्ट के लिए, जो कि कंडक्ट करता है केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी जैसे बोर्ड। अगर आप टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीटेट या टेट एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी इस प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं आज क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन मैं आपके डिस्कशन के लिए लेके आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ स्कूल गिव्स परफॉर्मेंस टू गर्ल while preparing student for a स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन। दिस रिफ्लेक्ट, एक स्कूल है, स्कूल के बारे में आपसे बताया जा रहा है कि सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन के लिए गर्ल्स को प्रिपेयर कर रही है, ठीक है, उसको तैयार कर रही है, ठीक है, स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए। तो आपको ये बताना है कि ये जो सोलो सॉन्ग कंपटीशन है और इसमें सिर्फ गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया जा रहा है और उन्हीं की प्रिपरेशन कराई जा रही है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, आपको ये बताना है। तो यू हैव 4 ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको करेक्ट जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास है प्रैग्मेटिक अप्रोच है, ये सेकंड बोला जा रहा है प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, ये सी बोला जा रहा है जेंडर बाइज है और डी बोला जा रहा है ग्लोबल ट्रेंड है। इनमें से क्या करेक्ट हो सकता है, आपको ये बताना है कि किसी सॉन्ग कॉम्पिटिशन में, सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन में गर्ल्स को प्रेफरेंस देना, बॉयज को इग्नोर करना, ये क्या शो कर रहा है। क्वेश्चन आप आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी यानी कि जेंडर बाइज, यानी कि अगर कोई स्कूल किसी पर्टिकुलर जेंडर को प्रेफरेंस दे रहा है और दूसरे जेंडर को अवॉइड कर रहा है किसी चीज के लिए, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि भी वो किसी एक जेंडर को बाइज्ड है, मतलब उस पर ध्यान दे रहा है, दूसरे के साथ वो गलत कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो गया आपका सी हो गया। यानी कि हमें बीइंग ए टीचर, बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग ए पार्ट ऑफ द स्कूल, हमारे लिए दोनों गर्ल्स और बॉयज दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बच्चे हमारे लिए जरूरी है, दोनों की ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोलो सॉन्ग या किसी ऐसे पर्टिकुलर कंपटीशन में सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बच्चे को या पर्टिकुलर जेंडर को ही हमें रिफ्लेक्ट करवाना है, उनकी तैयारी करवानी, बल्कि सबको चांस देना है और उसके बाद जो भी मेरिट के हिसाब से बेस्ट आपके पास आता है उसको सिलेक्ट करिए, ठीक है। गर्ल्स भी हो सकती है, वो बॉयज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर जेंडर वाइज होकर के हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज, स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट होता है उसके रिगार्डिंग में आपसे कुछ पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन में है क्या। तो बोला जा रहा है स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, स्कूल लेवल पे जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, जो भी, जैसे आप लोगों को मालूम होगा क्लास 10 का एक होम बोर्ड हो गया है और एक बोर्ड हो गया है। तो यानी कि जो स्कूल बेस्ड जो जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, यानी कि जो अदर देन बोर्ड क्लासेस होते हैं, जो अदर देन बोर्ड क्लासेस जो एग्जाम स्कूल लेवल पे ही होते हैं, उन पर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होकर के वो प्राइमरीली काम करते हैं, आपको ये बताने हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक एक करके समझ लेते हैं 4 ऑप्शन में क्या बताया जा रहा है आपसे। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ए है, उसमें बोला जा रहा है स्टूडेंट शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड्स। अगर स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन होगा तो स्कूल में उनकी जो ग्रेड यानी कि उनके मार्क्स यानी कि उनका जो रिजल्ट होगा वो हाई लेवल का आएगा, ऐसा बोला जा रहा है। इस बेस पे स्कूल बेस्ड असेसमेंट किया जाता है। बी ऑप्शन में आपके पास है स्कूल आर द मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ एग्जामिनेशन, कि स्कूल जो है किसी भी एक्सटर्नल बॉडीज, जैसे मान लीजिए स्कूल एफिलेटेड है सीबीएसई से, ठीक है, और एक तो स्कूल लेवल पे एग्जाम होता है, एक मान लीजिए सीबीएसई जो सेंटर डालती है उस हिसाब से एग्जाम होता है। तो ये बोला जा रहा है सीबीएसई या कोई भी एक्सटर्नल बोर्ड ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती एग्जाम कराने के लिए या फिर असेसमेंट के लिए। तो जो बेटर काम जो करती है वो करता है स्कूल बेस्ड सिस्टम जो होता है हमारा, वो ज्यादा अच्छा काम करता है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। सी में बोला जा रहा है आपसे असेसमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल, जो असेसमेंट होना चाहिए बहुत इकोनॉमिकल होना चाहिए, बड़ा किफायती होना चाहिए, जिसमें कम खर्चा हो। स्कूल में अगर होगा तो ज्यादा खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर बाहर सेंटर डाल के किसी बोर्ड के थ्रू अगर करवाएंगे तो इसमें जो कॉस्ट होगा कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें क्या करवाना चाहिए, स्कूल बेस्ड कराना चाहिए, ताकि ये थोड़ा खर्चा वगैरह जो है ना ये इकोनॉमिकली, यानी कि जो हमारे जो कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम विल बी द मिनिमम
एज बी कंडक्ट द एग्जाम एट द स्कूल लेवल। ये बोला जा रहा है सी के अंदर कि स्कूल लेवल पे कराने का एक सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि भी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए, वो बड़ा इकोनॉमिकल हो जाए। और डी में आपसे बोला जा रहा है टीचर नो दैट दे आर लर्नर्स कैपेबिलिटी बेटर देन द एक्सटर्नल एग्जामिनर, कि कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर है, कोई बाहर से जो टीचर आता है या फिर कोई बच्चे कहीं बाहर जाके एग्जाम देते हैं, फिर उनकी कॉपीज बाहर चेक होती है, यानी कि असेसमेंट जो बाहर का कोई टीचर करे तो उसे उस बच्चे के बारे में, स्टूडेंट के बारे में पर्टिकुलरली ज्यादा बेटर नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, जितना कि उस टीचर को होगी जो उसे पढ़ा रहे हैं। तो ये जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपको ये बताना है इसके अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने, करेक्ट आंसर इसका डी, यानी कि ये देखा जाता है कि जो सब्जेक्ट टीचर है या पर्टिकुलर टीचर जो सब्जेक्ट को, उस क्लास को टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल बॉडीज, एक्सटर्नल एग्जामिनर टू असेस द चाइल्ड। तो चाइल्ड को, चिल्ड्रन को, बच्चे को अच्छे से असेस करने के लिए स्कूल लेवल पे जो एग्जाम होते हैं उसमें असेसमेंट में ना, तो जो उसको जो बच्चे के बैकग्राउंड को जानने के लिए बेटर नॉलेज कौन रखता है, वो टीचर रखता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर चेक वेदर द क्वेश्चंस टेस्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, ही इज कंसर्न प्राइमरली अबाउट द क्वेश्चन पेपर्स। एक टीचर है जिसने क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया, क्वेश्चन पेपर तैयार करने के बाद वो एक एक करके चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है कि जो भी ऑब्जेक्टिव उसने रखा था जब उस टॉपिक के ऊपर, पढ़ाने के ऊपर, वो उसको कंप्लीट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उसको दोबारा देखता है इसलिए, और पूरा कंसंट्रेट करता है, कंसर्न करता है कि क्वेश्चन पेपर में जो उस तरह की जो टॉपिक्स होने चाहिए, जो उसने टारगेट सेट किए थे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट किया था उस टॉपिक से रिलेटेड, वो पूरा हो रहा है नहीं हो। तो आपको ये बताना है कि भाई ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि वो जो टीचर इस तरह से कर रहा है, दोबारा से क्वेश्चन को मतलब गो थ्रू हो रहा है उसके अंदर, तो ये क्या शो कर रहा है, क्या एबिलिटी शो कर रही है टीचर की, आपको ये बतानी है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास, पढ़ लेते हैं कि टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन पे कि टाइप वाइप जो है प्रॉपरली हुआ नहीं हुआ, ये सब चीजें वगैरह वगैरह, वो सब चीजें चेक कर रहा है। बी मतलब कहने का मतलब एक तरह से वो प्रूफ रीडिंग होती है ना, जैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर, जैसे आप भी अभी टीचिंग में जब आएंगे, प्रोफेशन में आएंगे, तो जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है, क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद उसको प्रिंट के लिए जाने से पहले एक बार क्या होती है, प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि हम लोग ये चेक करते हैं कि भी पर्टिकुलर यूनिट कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही, जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर का जो भी है वो उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, जो भी मार्किंग स्कीम है प्रॉपर बनी है नहीं बनी, तो ये सारे फैक्टर होते हैं, इनको चेक करना पड़ता है पहले। जब ये चेक हो जाते हैं, ये सारे कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, सारे कंडीशन को अगर फुलफिल कर देता है, उसके बाद एक मॉडरेशन कमेटी बैठती है, तो मॉडरेशन कमेटी भी उसको अप्रूव कर देती है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर है, सब कुछ एकदम हर चीज पूरा हो रहा है, तब जाके वो प्रिंट होने के लिए जाता है। ऐसे नहीं चला जाता कि आपने बनाया और प्रिंट कर दिया, ऐसे नहीं होता। पहले एक पे एक कॉपी निकाली जाती है, फिर उसको प्रूफ रीडिंग की जाती है, उसमें एरर फाइंड आउट किए जाते हैं, या फिर कोई इंप्रूवमेंट अगर हो सकता है, वो सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो मेन जो प्रिंट के लिए जो जाना होता है वो बाद में जाता है। ठीक है, जब आप टीचिंग में आएंगे, जब एग्जामिनेशन से एसोसिएट करेंगे अपने आप को, एग्जामिनेशन कमेटी का पार्ट बनेंगे, फिर हो सकता है आप में से एग्जामिनेशन इंचार्ज भी बने, तो इस तरह फिर आपको ये सारी चीजें आगे के लिए काफी यूजफुल है, इसलिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। अच्छा, बी में आपसे बोला जा रहा है कि ये जो रिलायबिलिटी को चेक करता है, शो करता है, ये बता रहा है। सी में आपसे बोला जाता है वैलिडिटी, कि कितना वैलिड पेपर बना है उसको चेक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कंटेंट कवरेज, यानी कंटेंट जो बनाया है, जो सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो भी कंटेंट है उसका पूरा कवरेज उस पेपर में हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है मुझे बताइए, अटेम्प्ट करिए, फिर मतलब आंसर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि कंटेंट कवरेज प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ वो चेक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और ये जरूरी भी है, जब आप भी टीचिंग में आएंगे तो आपको भी ये चीज करनी पड़ेगी। ये कुछ हैबिट्स हैं, कुछ स्किल्स हैं, आपको खुद भी डेवलप कर लेना चाहिए। पुराने कोई टीचर है उनसे आप सीख सकते हैं ये सब चीजें। तो ये आपकी टीचिंग जॉब के अंदर, टीचिंग से रिलेटेड ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद उसका एक रिव्यू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्रिटिकल पेडागोजी फर्मली बिलीव दैट। जो क्रिटिकल पेडागोजी यानी कि जो शिक्षा शास्त्र का जो है, जो क्रिटिकल चीजों के ऊपर के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या बिलीव करते हैं, उसमें क्या मान्यता है, आपको ये बतानी है।
तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन को एक बार समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। सबसे पहले बोला जा रहा है व्हाट चिल्ड्रन लर्न आउट ऑफ स्कूल इज इररिलेवेंट। इसमें क्रिटिकल पेडागोजी में ये देखा जाता है कि बच्चा क्या स्कूल से सीख के आ रहा है, वो क्या वो रिलेवेंट है, इररिलेवेंट है या रेलिवेंट है, इसके बारे में चेक किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बी ऑप्शन में आपके पास है द एक्सपीरियंस एंड द परसेप्शंस ऑफ लर्नर आर इम्पोर्टेंट, कि बच्चा जो भी सीख रहा है यानी कि उसको जो अनुभव मिल रहा है वो, और जो परसेप्शंस जो वो फॉर्म कर रहा है वो लर्नर के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये चेक किया जाता है इसमें। अच्छा, सी ऑप्शन में बोला जा रहा है द टीचर शुड ऑलवेज लीड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, कि टीचर को क्या करना चाहिए, हमेशा क्लास को लीड करना चाहिए, क्लास में इंस्ट्रक्शन को उसको लीड करना चाहिए, उसको नेतृत्व हमेशा करना चाहिए। ये रिफ्लेक्ट करता है क्रिटिकल पेडागोजी के अंदर। अच्छा, लास्ट डी ऑप्शन में आपके पास है द लर्नर्स नीड नॉट रीजन इंडिपेंडेंटली, कि जो लर्नर है यानी कि स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट है नहीं है, इसकी आवश्यकता है नहीं है, इसके रीजन के ऊपर ये डील करता है क्रिटिकल पेडागोजी। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। हाँ, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि द एक्सपीरियंस एंड द परसेप्शन ऑफ द लर्नर आर इम्पोर्टेंट, कि जो क्रिटिकल पेडागोजी है ये इस बात पे बिलीव करती है, ये धारणा रखती है कि जो बच्चा है वो जो सीख रहा है, जो अनुभव मिल रहा है और जो परसेप्शन जो किसी भी चीज के ऊपर बना रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज पर बिलीव करती है हमारी क्रिटिकल पेडागोजी का जो कॉन्सेप्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लर्नर डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो अ टीचर शुड, एक लर्नर यानी कि जो स्टूडेंट है आपका, जो आपसे सीखने आया शिक्षार्थी जो है, उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसी तरह टीचर के अंदर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है, उसके रिगार्डिंग आप देख लेते हैं, फिर ऑप्शन को अटेम्प्ट करिएगा सही आंसर क्या है। इनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट, सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है इंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। जिस तरह से लर्नर यानी कि जो शिक्षार्थी जो स्टूडेंट है आपके, उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसी तरह बोला जा रहा है टीचर के अंदर भी होने चाहिए। क्यों, इसकी वजह क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इस 4 ऑप्शन में से आपको बेस्ट आंसर आपका जो भी है उसे पिकअप करना है। तो जो करेक्ट आंसर इसका डी, कि प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि अलग अलग टीचर से बच्चा अगर चीजों को पढ़ेगा तो हर टीचर एक यूनिक स्टाइल से पढ़ाएगा। जैसे बच्चा यूनिक होता है, अलग अलग तरीका होता है उसको सीखने समझने और उसके दृष्टिकोण बनाने का, उसी तरह टीचर का भी सेम ऐसा होता है। टीचर भी सारे एक जैसे नहीं होते, सबका अपना अपना स्किल होता है, सब अपने अपने स्टाइल से किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं। टॉपिक सेम हो सकता है लेकिन उसको पढ़ाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर बच्चे को अगर ऐसे चांस मिले अलग अलग टीचर से पढ़ने का, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसको वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस मिलते हैं किसी भी चीजों को समझने का। हो सकता है बच्चा एक टीचर से नहीं समझ पा रहा, दूसरे से समझ ले, तो ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है कि भी जो जिस तरह की इंडिविजुअल डिफरेंस टीचर स्टूडेंट्स के अंदर होता है वैसे टीचर्स के अंदर होता है। तो अगर उसका यूज किया जा सके तो इसका बेनिफिट ये होगा कि बच्चे को सीखने का काफी अनुभव मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर इसका डी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है यानी कि इंसान यानी ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट होता है वो किस डोमेन के अंदर आता है, तो आपको ये बताना है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, एक एक करके 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल साइकोलॉजी। इन 4 टॉपिक्स के ऊपर, 4 डोमेन के ऊपर फोकस करता है ह्यूमन डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट में डिवाइड किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट को। अच्छा, सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल एस्पेक्ट होते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट को डिवाइड करते हैं अलग अलग डोमेन के अंदर। नेक्स्ट डी में आपसे बोला जा रहा है कि फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल चीजें हैं जो कि डिवाइड होते हैं 4 अलग अलग डोमेन ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के जो डोमेन है वो कुछ इस तरह से है, साइकोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है,
इमोशनल है और फिजिकल डेवलपमेंट। ये कुछ कुछ अलग अलग इसके एस्पेक्ट हैं, डोमेन है, जिसके अंदर इस पूरे का कंबाइंड पैकेज आप कह सकते हैं ये ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया बी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, कि एजुकेशन सोशलाइजेशन का मतलब क्या है आपको ये बताना है। इन कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या है, यानी कि शिक्षा के अंदर समाजीकरण का क्या अर्थ निकलता है, आपको ये बताना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, एक एक करके चारों को देखते हैं और फिर उसके बाद अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास रिस्पेक्टिंग एल्डर इन सोसाइटी। सोसाइटी यानी समाज के अंदर बड़ों का सम्मान करना ही सोशलाइजेशन है इन एज पर द एजुकेशन, शिक्षा के हिसाब से। बी में आपसे बोला जा रहा है अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट, कि सोशल इन्वायरमेंट के अंदर, सामाजिक परिवेश के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अपने आप को इस कैपेबल बना देना कि आप उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड सोशल इन्वायरमेंट का जो है तो जो टर्म है, यानी कि सोशलाइजेशन का असली मीनिंग ये है, ये बोला जा रहा है बी के अंदर। सी में आपसे बोला जा रहा है ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स यानी कि समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं, नॉर्म्स बनाए गए हैं, उसको अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं, इट मीन्स हम लोग सोशलाइज्ड हैं, यानी कि सोशलाइजेशन हमारा हो गया है। और डी में आपसे बोला जा रहा है क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स, किसी का खुद का सोशल नॉर्म्स बनाना, ठीक है, ही कहलाता है सोशलाइजेशन। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही आंसर है, एक बार अटेम्प्ट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया इसका बी, यानी कि अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग इन टू सोशल इन्वायरमेंट, कि सामाजिक परिवेश के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना, उनके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेना ही सोशलाइजेशन कहलाता है। यानी कि समाजीकरण का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो समाज के अंदर नियम कानून या जिस हिसाब से समाज की परिवेश है उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, उसमें घुल मिल जाना ही सोशलाइजेशन है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया बी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है यानी कि विकास का सिद्धांत है, इनमें से कौन सा है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है आपके लिए। देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए, इसमें बोला जा रहा है डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। लीनियर का मतलब एक सीधी लाइन में होती है, सीधी लाइन का मतलब है एक इक्वल रेट है उसका, कि भाई इस रेट से ही डेवलपमेंट होगा, ना ज्यादा ना करें, यानी कि कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज होता है डेवलपमेंट, ये बोला जा रहा है ए ऑप्शन के। बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है उनके, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कभी हो गया कभी रुक गया डेवलपमेंट, कभी चल रहा है कभी रुक गया, मतलब ये एक कंटिन्यूटी के अंदर नहीं है, एक सीधी सीधी नहीं है, इसका रेट कभी घटता बढ़ता रहता है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, यानी कि ये एक तरह से वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, आपको ये बताया जा रहा है डेवलपमेंट के बारे में। सी में बोला जा रहा है ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, यानी कि डेवलपमेंट के जो अलग अलग एस्पेक्ट, जो डोमेन अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जो अलग अलग, वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, यानी कि सब इंडिविजुअल अलग अलग काम करते हैं, एक साथ काम नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, कि ये जो डेवलपमेंट है इसका जो प्रोसीजर है ये सबके लिए एक पेस पे काम नहीं करती, किसी का रेट ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, ये वेरी करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है। आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चन, और इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका हो गया डी हो गया इसका करेक्ट आंसर, दैट इज इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, ये सबके लिए एक ही रेट से काम नहीं करती, हर किसी के इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पर्सन के हिसाब से ये वेरी करती है। कुछ लोग कम एज में बहुत चीजें डेवलप कर चुके होते हैं, कुछ लोग ज्यादा उम्र में करते हैं, तो ये अलग अलग ये उनके इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के ऊपर पूरा बेस्ड होता है कि कैसा इन्वायरमेंट उसे मिल रहा है और हेरिडिटी के अंदर उसे क्या क्या मिला हुआ है, जीन्स में उसे क्या मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये काफी मॉडिफाई होती है, और इसमें उस हिसाब से ये इसका जो पेस होता है जो डेवलपमेंट का वो अलग अलग होता है, हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होता है, ये डिपेंड करती है उसके इन्वायरमेंट के ऊपर और उसके हेरिडिटी के ऊपर। ये जो दो एस्पेक्ट है इसके अंदर वेरी होने की वजह से पेस भी वेरी करती है। करेक्ट आंसर आपका ये हो गया डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फिर उसके बाद ये 4 ऑप्शन है, उसके हिसाब से आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। थ्योरी से रिलेटेड है, या जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हो रही है उससे ये रिलेटेड है, वहां से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये आपके लिए, अ टीचर यूजेस अ टेक्स्ट एंड सम पिक्चर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड होल्ड्स अ डिस्कशन विद हर स्टूडेंट्स। एक टीचर है, एक मैम है, टीचर है, वो क्या कर रही है, वो टेक्स्ट यूज कर रही है, उसके बाद उसके लिए पिक्चर भी यूज कर रही है, फलों के लिए और सब्जी के लिए, ठीक है, और उसके बाद वो डिस्कशन यानी कि जो चर्चा कंडक्ट करा रही है बच्चों के बीच में, मतलब बच्चों के अंदर चर्चा कराने की, जब को डिस्कशन की जा रही है मैडम के द्वारा, किसी टीचर के द्वारा, तो वो क्या कर रही है, टेक्स्ट को यूज कर रही है, यानी कि कहीं पे कुछ लिख लिख के यूज डिस्कशन में बात कर रही है, फिर उसका कुछ पिक्चर भी यूज कर ले रही है समझाने के लिए, किसके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जो पिक्चर है वो भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें नोट की जा रही है उस टीचर के बारे में। द स्टूडेंट लिंक द डिटेल विद देयर प्रीवियस नॉलेज एंड लर्न द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन, मतलब न्यूट्रिशन के बारे में टीचर या मैम बता रही है, और उसने क्या किया कि टेक्स्ट यानी कि बोर्ड पे कुछ लिख रही है या फिर कुछ डिस्प्ले कर रही है स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट की फॉर्म में, उसके बाद वो पिक्चर्स भी ड्रॉ कर रही है, पिक्चर को भी शो कर रही है अपने डिस्कशन से रिलेटेड। उसके बाद ये जो पिक्चर है ये फ्रूट्स वेजिटेबल सबका, और ऐसा करके वो क्या कर रही है, जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चों का न्यूट्रिशन के बारे में उससे उसको कोरिलेट कर रही है, उसको जोड़ के देख रही है। तो ये जो अप्रोच टीचर के द्वारा जो यूज किया जा रहा है, आपको ये बताना है ये कौन सा अप्रोच है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर आपने सारी थ्योरीज का बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ी है साइकोलॉजी से रिलेटेड, एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। ये बस उसका इम्प्लीमेंटेशन है उस थ्योरी का, किसका, आपको ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास थ्योरी ऑफ रिफोर्समेंट। ये जो प्रोसेस, ये जो चीजें की जा रही है टीचर कह रहा है, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिफोर्समेंट, कि रिफोर्समेंट किया जा रहा है टीचर के द्वारा। बी में आपसे बोला जा रहा है कि ऑपरेट कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये बच्चा को ऑपरेंट कंडीशनिंग की जा रही है बच्चे के साथ कि वो चीज सीखने के लिए, ये बोला जा रहा है। सी में आपसे बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज को कंस्ट्रक्शन कैसे भी, तो निर्माण कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में बोला जा रहा है। ये अप्रोच यूज किया जा रहा है मैडम के द्वारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज को कैसे बिल्डअप करना है, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए, उसके बारे में ये एग्जाम्पल शो करता है। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग के लिए जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसको अपनाया गया है, उस अप्रोच को अपनाया गया है टीचर के द्वारा टीचिंग के प्रोसेस के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप एक बार बताइए, अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका है सी, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज अप्रोच यूज किया जा रहा है टीचर के द्वारा। कैसे, कि डायरेक्ट आप किसी चीज को बताते हैं जब बच्चा समझ में ना आए, लेकिन आपने क्या किया कि पहले डिस्कशन जब स्टार्ट करें तो बोर्ड पे लिख रहे हो, यानी कि टॉपिक क्या चल रहा है, किस बारे में डिस्कशन हो रहा है, वो क्लियर हो गया। दूसरा आपने क्या किया, उसको प्रीवियस नॉलेज से रिलेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से उसके जो नॉलेज को बिल्डअप कर रहे हैं। कैसे किया जा रहा है, उसकी पिक्चर ड्रॉ करके, पिक्चर या फिर ड्रॉ करके या पिक्चर शो करके। ऐसा करने से क्या हो रहा है कि उसकी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इमेज फॉर्मेशन हो रही है बहुत इजीली हो जा रही है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये सारे फायदे हैं इस टीचिंग अप्रोच का। तो ठीक है, तो ये जो आपका आंसर जो है, इसका आंसर सी हो गया, यानी कि ये एक तरह से नॉलेज का एक कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया, करेक्ट आंसर इसका हो गया सी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, अ चाइल्ड स्टार्ट टू क्राई, एक बच्चा है वो क्राई यानी कि रोना स्टार्ट कर देता है, व्हेन हिज ग्रैंड मदर टेक हिम फ्रॉम ए मदर्स लैप, मतलब मम्मी की गोद से अगर किसी बच्चे को उठाया जाता है तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। ये तो होता ही है, छोटे बच्चे हैं, रोएंगे। ठीक है, चलिए अब उसको बात करते हैं, ये क्वेश्चन में इसके बारे में क्या बोला जा रहा है। द चाइल्ड क्राइड ड्यू टू, ये जो बच्चा रो क्यों रहा है आपको ये बताना है। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या क्वेश्चन आ गया, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो टीचिंग से है, लेकिन कुछ ज्यादा ही जो बच्चों की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है, इसलिए आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप भी कहोगे क्या क्वेश्चन है ये, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिए, आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आया बिल्कुल पूछे जाएंगे आपसे, ये बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए कि बच्चा रो रहा है अपनी मम्मी की गोद से जब उसकी दादी ले लेती है, तो रो क्यों रहा है आपको ये बताना है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन को एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि इमोशनल एंजाइटी है बच्चे के अंदर, यानी कि बच्चा इमोशनल है, उसकी जो इमोशनली थोड़ा सा लगता है कि मम्मी से कोई दूर ले जा रहा है उसे, इसलिए बच्चा रो रहा है।
अच्छा, बी में आपसे बोला जा रहा है कि स्ट्रेंजर एंजाइटी है, कि कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी, कोई अनजान आदमी उसको लेके जा रहा है, तो एक एंजाइटी, एक टेंशन वाली बात होगी बच्चे के लिए, इसलिए बच्चा रो रहा है। सी आपसे बोला जा रहा है सेपरेशन एंजाइटी, कि बच्चा सेपरेट हो रहा है अपनी मदर से, जिसको सबसे ज्यादा पसंद करता है बच्चा, उससे कोई उसे दूर कर रहा है, तो उसको टेंशन होगी, चिंता होगी, एंजाइटी होगी बच्चे के अंदर। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि सोशल एंजाइटी है बच्चे का, कि बच्चे का जो सामाजिक चिंता होगी, कि भाई उसका एक समाज, एक एनवायरमेंट है, घर परिवार, और उसका समाज कितना है, मम्मी और पापा, बस, उससे ज्यादा बच्चे, छोटे बच्चे का समाज नहीं। इवन कई बार तो पापा भी नहीं होता, मम्मी मम्मी उसकी पार्ट होती है। ठीक है, बाकी दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है, उसका समाज छोटा सा ही होता है, तो उससे कोई उसे दूर करता है तो बच्चा रोता है। कई बार आपने देखा होगा, आप बाहर जाते हैं, मतलब तो छोटा बच्चे को अगर उसकी मम्मी पापा कहीं बाहर जाए, उनको छोड़ के जाए, तो तब भी रोने लग जाता है। तो ये सब चीजें क्या रिफ्लेक्ट करती है, आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन बता दिए गए। 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन क्या है, काफी सिमिलर लग रहे हैं, कुछ 2-3 तो ऐसे लग रहे हैं, आंसर सारे लग रहे हैं, 2-3 बिल्कुल सब सही लग रहे हैं, सारे सही नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक सही है, और वो सही क्या है आपको ये पिक करना है अपने क्वेश्चन में आंसर के लिए, उसे चूज करना है। तो करेक्ट आंसर एक बार अटेम्प्ट करिए। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है ए है, यानी कि इमोशनल एंजाइटी है बच्चे का, यानी कि एक तरह से भावात्मक, इमोशनल होकर बच्चा परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, चिंता हो रही है उसको। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर इसका हो गया वो हो गया ए हो गया। तो इस टाइप के भी छोटे छोटे जो अजीब से क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए, मेंटली तैयार रहिए। ऐसे केस स्टडी जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है आपके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, उसके बारे में 4 स्टेटमेंट आपको दे रखा है, तो उस स्टेटमेंट को पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए कि इससे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास ये इनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, यानी समावेशी शिक्षा जो होती है, वो एक तरह से काफी स्ट्रिक्ट होता है एडमिशन प्रोसेस को लेकर के। ये ऑप्शन ए में बोला जा रहा है आपसे। बी में आपसे बोला जा रहा है इंक्लूड इंडॉक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट, कि फैक्ट के बारे में, तथ्यों के बारे में उसको इंडॉक्ट्रिनेशन, यानी कि उसको समावेश किया जाता है तथ्यों को, ये बोला जा रहा है आपको इसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट आपसे सी में बोला जा रहा है इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि इसके अंदर सीमांत समूह से टीचरों को पकड़ा जाता है, लाया जाता है, इसके अंदर ये बोला जा रहा है। और डी में जो मार्जिनलाइज सोसाइटी का मतलब, मार्जिनलाइज सोसाइटी समूह का मतलब है कि जो ऐसा समूह या ऐसे समूह जहां पे तवज्जो नहीं दी जाती है, उस जगह से भी टीचर को जोड़ा जाता है। अच्छा, डी में आपसे बोला जा रहा है कि सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है वो एक तरह से डाइवर्सिटी उसके अंदर होती है, और उस चीज को ये यूज लाता है कि जितनी भी डाइवर्सिटी होती है क्लासरूम के अंदर, उसे एक जगह इकट्ठा की जाती है, ताकि इसका जो बेनिफिट हो सबको मिल सके, यानी कि सब लोग अलग अलग लोगों की अलग अलग स्किल से कुछ ना कुछ सीख सके। तो करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है, क्वेश्चन को आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो टारगेट ये होता है कि अलग अलग परिवेश से, अलग अलग एनवायरमेंट से, अलग अलग जो जगह से अलग अलग लोगों को लेकर के आया जाता है, ताकि सब लोग एक साथ मिलकर कोलैबोरेट होकर के एजुकेशन को हासिल कर सके, ताकि वो तो वैसे तो जो कंटेंट है वो तो सीखेंगे, इसके अलावा जब वो टीम वर्क करेंगे, एक साथ रह के करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक दूसरे की जो कल्चर, कस्टम और उन सब चीजों को सीखेंगे। और इस तरह से हमारी कंट्री जो यूनाइटेड क्या नाम है, जो हमारी कंट्री जो विविधता में जो एकता का जो कॉन्सेप्ट है हमारी कंट्री के अंदर, उसको ये काफी प्रमोट करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इन चारों में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको क्या है, कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करना। क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, आपको मालूम है, एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा, कौन सा इनमें से वो आइडेंटिफाई करना है। चलिए देख लेते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन इस तरह से, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, और सी में बोला जा रहा है ऐसे टाइप क्वेश्चन, और डी में बोला जा रहा है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ी जल्दी आप तो बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट कर भी लिया होगा वैसे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये होता है जब आपके पास लिखना नहीं होता उसके अंदर ज्यादा कुछ,
ठीक है, कुछ ज्यादा लिखना नहीं होता है, बस वन वर्ड में आंसर हो गया, ये टिक लगा लिया, उससे आंसर कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपका ये लो, चलो मैंने बता दिया, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। जैसे ये भी जो एग्जाम हो रहा है, ये जो एग्जाम कंडक्ट किया था, ये भी ऑब्जेक्टिव नेचर का है। ऑब्जेक्टिव नेचर में हमें कुछ लिखना नहीं होता है, सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन होता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, हमें लिखना होता है, जैसे ओपन एंडेड है, इसमें भी कुछ ना कुछ लिखना होगा। उसके बाद ऐसे राइटिंग है या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी आपको डिटेल में डिस्कशन करना है। शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन है, यानी कि उसमें भी कुछ ना कुछ लिखना है। तो ये सारे क्या है, सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन है। जबकि जो ट्रू एंड फॉल्स है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का है, यानी कि इसमें आपको टिक लगाना है, ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बस हो गया क्वेश्चन, यानी कि ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, यानी करेक्ट आंसर बी हो गया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड इज। जर्मिनेशन का मतलब है जो बीजों का जो अंकुरन होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द सीड ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड की अगर हम बात करें, बीजों के बारे में आप पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर कि भी बीज कैसे अंकुरित होते हैं, या कैसे वो प्लांट बनता है, या फिर कैसे वो ट्री को की शेप में जाता है, कैसे कैसे उनका प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके बारे में आप पढ़ा रहे हैं मान लीजिए क्लास के अंदर। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि सबसे बेस्ट मेथड उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दिएंगे आप अलग अलग मेथड के बारे में, आपको जो बेस्ट मेथड लग रहा है इसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक के लिए क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास ये, टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड गिव डिस्क्रिप्शन। क्या अगर आप ये टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, सीड जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीजों का अंकुरन अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ब्लैक बोर्ड पे आप सब बच्चों के को इसका एक पिक्चर ड्रॉ करिए, और उसके बाद एक एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दीजिए, डिटेल में उसको पढ़ाइए, समझाइए, एक्सप्लेन करिए। और ये जो मेथड है सबसे बेस्ट मेथड है, ये बोला जा रहा है। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये हो गया ए। बी में ऑप्शन आपके पास है टू शो द पिक्चर्स ऑफ सीड ग्रोथ, कि जो सीड्स होते हैं कैसे ग्रोथ करते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप आप एक पिक्चर उसकी सीरीज दिखा दीजिए बच्चों को अलग अलग, ताकि बच्चा पिक्चर देख देख के समझ सके भाई कैसे कैसे बीजों का अंकुरित होता है, यानी कैसे वो सीड जर्मिनाइज्ड होता है, कि जर्मिनेशन उसका कैसे होता है, उसके बारे में एक क्लियर पिक्चर बच्चों के दिमाग में इमेज बने और उस कॉन्सेप्ट को समझ सके। सी में आपसे बोला जा रहा है टू गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन, कि बच्चों को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक डिटेल में उसको लेक्चर मेथड यूज करिए और एक एक करके सब कुछ डिटेल में बताते चले जाइए, सब कुछ हर चीज के बारे में बच्चा बहुत अच्छे से उस चीज को समझ जाएगा। ये सी में बोला जा रहा है। और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है टू मेक द स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, कि सबसे अच्छा मेथड जो है वो आपसे बोला जा रहा है कि ये है कि आप बच्चों को बोलिए कि वो सीड को प्लांट करे, यानी कि जो सीड को अंकुरित करने का जो प्रोसेस होता है बच्चों को बोलिए खुद से करे वो। उसके लिए आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि बच्चों को बोलना है कि बीजों को अंकुरित करने भिगोओ, फिर उसे मिट्टी में लगाओ वगैरह वगैरह, फिर वो देखो कैसे कैसे स्टेज होता है, उसको ऑब्जर्व करो, फिर मुझे बताना। यानी कि बच्चों को आप करने के लिए प्रेरित करिए इस काम को, जिससे वो करके लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट वो इम्प्लीमेंट कर सको आप क्लास के अंदर। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी बीजों के अंकुरन से रिलेटेड अगर आप पढ़ाने चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को बोल दीजिए कि बीजों को लगाए, उसे बोए, और फिर उसके स्टेज को, चरणों को वो एक एक करके ऑब्जर्व करें। तो बेस्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका हो गया डी, यानी कि बच्चे अगर इसे करेंगे तो जल्दी सीखेंगे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे इस टॉपिक के लिए तो सबसे बेस्ट है। यानी प्रैक्टिकली बच्चे जब करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा, सबसे इफेक्टिव मेथड यही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, व्हेन ए चाइल्ड फेल्स इट मीन्स, एक बच्चा फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, एग्जाम में पास नहीं हो पाता है, अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाता है, तो इसका क्या मतलब जाता है, इसकी क्या मीनिंग निकलती है, आपको ये बतानी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपके हिसाब से बेस्ट क्या हो सकता है आपको ये बताना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक एक करके 4 ऑप्शन को, 4 ऑप्शन में क्या बोला गया है, उसके बाद इसके अटेम्प्ट करके। तो फर्स्ट ऑप्शन बोला था द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन, कि भाई बच्चे इससे क्लियर होता है कि बच्चे ने जो ट्यूशन नहीं लिया था, प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए था बच्चों को। अगर वो ट्यूशन पढ़ लेता तो कम से कम पास तो हो जाता है, ये बोला जा रहा है। ट्यूशन नहीं पढ़ा, फेल हो गया, यानी कि कमी क्या रहेगी, वो ट्यूशन की कमी रहेगी। ट्यूशन मिल जाती तो बच्चे को तो पास हो जाता है, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। वेरी बोल रहा हूँ, ऑप्शन में बोला जा रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है बी में बोला है द सिस्टम हैज फेल्ड, कि जो सिस्टम है, जो स्कूल और टीचर और ये जो एजुकेशन बोर्ड जो है, ये सारा जो काम कर रहा है एक बच्चे के लिए जो काम कर रहा है, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल है, और सिस्टम की वजह से एक बच्चा जो चेंज इन बिहेवियर जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा आफ्टर लर्निंग, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या फिर जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा टीचिंग का, वो काम नहीं कर पाए, हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाए, तो इस तरह से सिस्टम फेल हो गया, ऐसा बोला जा रहा है बी ऑप्शन के अंदर। सी में आपसे बोला जा रहा है द चाइल्ड इज नॉट फिट फॉर द स्टडीज, मतलब इसका क्लियर मीन है कि बच्चा फेल हो गया। तो फेल होने का सीधा सीधा मतलब ये कि बच्चा पढ़ने के लिए लायक नहीं है, मतलब उस बच्चे को हमने क्या मान लिया, नालायक मान लिया हमने उसको, ठीक है, कि वो इस कैटेगरी में बिलोंग ही नहीं करता कि उसे कुछ पढ़ाया जा सके, यानी कि वो एजुकेशन के लिए फिट नहीं करता, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट डी में आपसे क्या बोला जा रहा है उसके बारे में समझते हैं। तो डी में बोला जा रहा है द चाइल्ड हैज नॉट मेमोराइज्ड आंसर प्रॉपरली, कि बच्चे ने जो उसका आंसर है, जो क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जो एग्जाम में कंडक्ट किया गया आप लोग के द्वारा एग्जाम, और एग्जाम में बच्चे ने जो आंसर उसे पढ़ के आना चाहिए, उसे जो रट्टा लगा के बच्चों को आना चाहिए ताकि वो एग्जाम में लिखे और पास हो जाए, वो ऐसा नहीं कर पाया, यानी कि वो आंसर को अच्छे से मेमोराइज नहीं कर पाया, रट्टा नहीं लगा पाया, जिस वजह से बच्चा वो मतलब पास नहीं हो पाया। अगर मेमोराइज कर लेता, उसे अच्छे से याद कर लेता और उसे ठीक से लिख के आ जाता तो भाई पास हो जाता, तो ये कमी रह गई बच्चे के उसमें। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है, करेक्ट आंसर इसका हो गया बी, यानी कि द सिस्टम हैज फेल्ड, कि ये जो बच्चा पास नहीं हो पाया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है या फिर जो हमारी जो एजुकेशन प्लानिंग है, वहां कुछ ना कुछ लूप होल है, कि मतलब वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो एग्जीक्यूशन हो सकता था प्लान का, वो प्रॉपर नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं कुछ फॉल हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ मिसमैच हो गया, प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, जिस वजह से बच्चा फेल हो गया। यानी कि बच्चा फेल होने का मतलब यही है कि हमारा सिस्टम फेल हो गया है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया, करेक्ट आंसर इसका हो गया बी हो गया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इनसे आंसर, या फिर उसका क्या फीचर है, आपको ये बताना है कि प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था का एग्जाम्पल कह सकते हैं या उसका जो फीचर है, मतलब उसकी विशेषता क्या हो सकती है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन आपके पास है, एक एक करके चारों ऑप्शन को देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। देखते, तो फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है एम्फसाइज ऑन द स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, कि मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब फीचर ये है कि भाई एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स अचीव करना। तो अच्छे मार्क्स अगर आ रहे हैं, मतलब हाईएस्ट मार्क्स लेके बच्चा अगर आ रहा है, अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, यानी कि इट मीन्स जो सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का ये उसकी विशेषता है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। अच्छा, बी में आपसे बोला जा रहा है फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, अगर लगातार टेस्ट लेते रहेंगे और एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, तो ये जो अगर आप जो करवाते हैं, तो इट मीन्स जो आप जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, सिस्टम एजुकेशन सिस्टम जो आपके यहाँ चल रहा है, वो एक तरह से क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का सबसे अच्छी फीचर या विशेषता ये है कि वहां पे क्या होता है कि फ्रीक्वेंट टेस्ट होता है, बार बार टेस्ट होता रहता है, एग्जाम होते रहते हैं इसके अंदर, ये बोला जा रहा है। सी में आपसे बोला जा रहा है फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, कि सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा हो और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है। ये तो यानी कि मतलब समय सारणी यानी टाइम टेबल में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, कभी कुछ करा लिया, कभी कुछ करा लिया, और फिर बैठने का अरेंजमेंट भी अच्छा हो। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो इट मीन्स ये क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का विशेषता ये है कि वहां पे उसमें क्या होता है कि टाइम टेबल जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, फिक्स नहीं होता है, और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है, वो भी फ्लेक्सिबल जैसा होता है, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है इसके अंदर, ऑप्शन सी के अंदर। और डी में आपसे बोला जा रहा है इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोनली ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, कि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती है वो पूरी तरह निर्भर करती है टेक्स्ट बुक के ऊपर, यानी टेक्स्ट बुक जैसा है उस हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा, ऐसा बोला जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। तो करेक्ट आंसर आपके लिए क्या हो सकता है, आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका हो गया सी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो टाइम टेबल में और सिटिंग अरेंजमेंट में फ्लेक्सिबल है। वो इसलिए बोला जा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यानी कि रिजिडनेस नहीं आएगी, बोरियत नहीं होगी बच्चों को, कि उसके अंदर जैसे मान लीजिए आपने एक टाइम टेबल बनाया, ठीक है, टाइम टेबल बना के उसके अंदर आपने ये स्लॉट भी रखा कि उसके अंदर कुछ कुछ चीजें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि कब आपको लैब में ले जाना है, कब आपको फील्ड विजिट करानी है,
कब आपको क्लासरूम के अंदर टीचिंग करते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के टीचर के पास एक ऑप्शन है, टीचर के पास एक फ्रीडम है कि वो इस तरह के अपने हिसाब से चीजों को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी यूज कर सकता है, थोड़ा बहुत मोड़ सकता है, ये बच्चों के हिसाब से थोड़ा बहुत चल सकता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर अप्रोच के ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकता है और बैठने की अरेंजमेंट भी में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी थोड़ा चेंजेस कर सकता है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक पार्ट है ये। यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए जरूरी है कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, एकदम रिजिड होकर के नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने अप्रैल में टाइम टेबल बना दिया और मार्च तक उसको घसीट रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे कि भाई जैसे हो सकता है कि भाई बाई मिस्टेक हो सकता है कि मैथ्स के पीरियड मान लीजिए 7th 8th पीरियड में चला गया है, मतलब टाइम टेबल बनाते टाइम बाई मिस्टेक ऐसा हो गया है, तो अब पूरे साल क्या करें 7th 8th पीरियड में ही मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं। तो 8th पीरियड 7th 8th पीरियड का मतलब तब तक तो बच्चा मतलब इतना खत्म हो चुका है, उसकी एनर्जी लेवल डाउन हो चुकी है। अब मैथ्स जैसा सब्जेक्ट जो है या साइंस जैसा जो सब्जेक्ट है उसको फर्स्ट हाफ में पढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि जो बच्चा सुबह सुबह जब आता है तो फ्रेश होता है, फ्रेश माइंड पे जो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया जा सकता है। हाँ, आप म्यूजिक, डांस और सीसीए जैसी एक्टिविटी को, यानी कि कुछ इस तरह का जहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल ज्यादा फोकस की जरूरत थी, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाके उसको पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि इस तरह के पीरियड को 7th 8th पीरियड में डाला जा सकता है एज कंपेयर टू द कॉन्सेप्ट बेस्ड जो सब्जेक्ट है। तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये बात करते हैं इसके अंदर प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय, कि जो टीचिंग से लेकर के सीखने तक, यानी कि शिक्षण से लेकर के अधिगम की तरफ जब जाता है, जब ये जो जोर दिया जाता है, ये क्या किस चीज में ऐसा जोर दिया जाता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि इनमें से किसके अंदर ये फोकस किया जाता है, ये जोर दिया जाता है कि टीचिंग से ज्यादा लर्निंग के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, एक एक करके 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें बोला जा रहा है इनकरेजिंग रोट लर्निंग। जब रोट लर्निंग कराई जाती है, यानी कि रट्टा मारा जाता है, रट्टे के ऊपर फोकस किया जाता है, दैट इज जब ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि टीचिंग पे फोकस ना करके लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन में। बी में आपसे बोला जा रहा है अडॉप्टिंग फ्रंटल टीचिंग। फ्रंटल टीचिंग यानी कि लटार शिक्षण को कह लीजिए कि जिसमें को अपनाना एक तरह से, वो अगर हम लोग करते हैं, ये फोकस करता है कि लर्निंग के ऊपर ज्यादा शिफ्ट कर जा जाता है एज कंपेयर टू टीचिंग की। अच्छा, सी में आपसे बोला जा रहा है कि भी फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट, के रिजल्ट के ओरिएंटेड, रिजल्ट को ध्यान में रख करके जब पढ़ाया जाता है, तो वो जो प्रोसेस है, वो जो टीचिंग स्टाइल है, उसके अंदर टीचिंग को अहमियत ना देकर ज्यादा ध्यान दिया जाता है लर्निंग के ऊपर, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट डी में आपसे बोला जा रहा है कि अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, या चाइल्ड सेंटर अप्रोच यूज करके जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उस पेडागोजी पर काम करते हैं, तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये है आपका कि भी लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है एज कंपेयर टू टीचिंग के ऊपर। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, अटेम्प्ट कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो गया, यानी कि डी के अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि भी ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच जो होता है, वो जो है वो लर्निंग बेस्ड होता है, ना कि टीचिंग बेस्ड होता है। यानी कि मोर फोकस या मोर एम्फेसाइज जो होता है, इसका जो मोर ज्यादा जो जोर दिया जाता है, वो अधिगम के ऊपर दिया जाता है, शिक्षण के ऊपर नहीं दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, इसके हिसाब से आपको बताना है अ टीचर कैन इंस्टॉल मोरल वैल्यू इन चिल्ड्रन बाय, एक टीचर अपने स्टूडेंट के अंदर, अपने बच्चों के अंदर अगर मोरल वैल्यू को डालना चाहता है, यानी कि नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, आपको ये बताना है। ठीक है, नैतिक मूल्य यानी कि जैसे ईमानदार बनना, झूठ नहीं बोलना, लोगों की मदद करना, इस तरह की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं या नैतिक वैल्यू है, ये चीज वो इनकलकेट करना चाहता है स्टूडेंट के अंदर, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, उसके अंदर से आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट में बोला जा रहा है लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, कि भाई एक तरह से क्लियर कट रूल बना देना चाहिए और उस रूल को फॉलो करना चाहिए, कि भाई अगर नैतिक बनाना है बच्चों को तो बता देना एकदम कि क्लियर कट ये रूल है, इसको फॉलो कर लो बस, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। बी में आपसे बोला जा रहा है इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इशू, कि मोरल इशू के ऊपर बच्चों को डिस्कशन में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो अपनी राय रख सके और आप
अपनी राय रख सके और फिर उसके बाद डिस्कशन करके एक अच्छे कंक्लूजन तक पहुंचे और फिर इसकी वैल्यू को बच्चे के अंदर इनकलकेट किया जा सके। सी में आपसे बोला जा रहा है गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव, कि बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर उसको बता देना कि भाई झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, एकदम स्ट्रिक्ट हो जाइए इस बात को लेकर के, ये बोला जा रहा है सी के अंदर। और डी में आपसे बोला जा रहा है गिविंग इंपॉर्टेंस टू द रिलीजियस टीचिंग, यानी कि जो कॉन्सेप्ट इस चीज के ऊपर जो धार्मिक शिक्षा के ऊपर फोकस कर देना चाहिए, ताकि धार्मिक चीजों को आप पढ़ाएंगे तब जाके बच्चे के अंदर ये नैतिक वैल्यू यानी कि मोरल वैल्यूज आप डेवलप कर सकेंगे। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, एक बार अटेम्प्ट करिए, हाँ फिर हम लोग डिस्कस करते हैं सही आंसर क्या हो सकता है इसका। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि बच्चों को इन्वॉल्व करिए, यानी कि अ टीचर मस्ट इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट इन मोरल इशू डिस्कशन। अगर आप मोरल इशू डिस्कशन के ऊपर बच्चों को शामिल करेंगे, उनसे इन्वॉल्व करेंगे, उनसे उनकी विचार पूछेंगे और अपनी विचार बताएंगे, फिर एक कंक्लूजन पे आप लोग जाएंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चा अपने आइडियाज देगा। आइडिया कहां से देगा, जब आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा और इस तरह से कॉन्सेप्ट भी समझेगा और उसे इंप्लीमेंट करने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया बी, हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पियाजे, भाई एक और क्वेश्चन आ गया आपका जो कि थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी जो साइकोलॉजिकल थ्योरी उसके हिसाब से, क्या अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, अलग अलग पार्ट से जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी उसका एक लिंक दे रखा है मैंने, जिसमें मैंने ये पियाजे की थ्योरी के ऊपर एक वीडियो, स्पेशल वीडियो कॉग्निटिव थ्योरी को इस चीज के ऊपर बनाया हुआ है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएं और उसको देख करके आप काफी नोट्स बना सकते हैं, काफी अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। तो नीचे आपको मिल जाएगा, उस टॉपिक को जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, कि सेंसरी मोटर स्टेज जो वो किनमें से किससे जुड़ी हुई है, आपको ये बताना है कि अगर हम बात कर रहे हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर। तो चार ऑप्शन है आपके पास, एक एक करके चार ऑप्शन देख लेते हैं। कि एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फंक्शन, इसमें आपसे बोला गया है कि भी अगर बच्चा जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लॉजिकली सॉल्व करता है, तो करता है जो कि सेंसरी मोटर स्टेज से जुड़ा हुआ है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि एबिलिटी टू इंटरप्रिटेट एंड एनालाइज ऑप्शन, कि किसी भी ऑप्शन को इंटरप्रिटेट कर सके, उसे समझ सके और उसे एनालाइज कर सके उसके ऑप्शन के बारे में, तो ये पार्ट है सेंसरी मोटर स्टेज का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है सी में बोला जा रहा है कि कंसर्न अबाउट द सोशल इशू, ये जो आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सेंसरी मोटर स्टेज है, इसके अंदर ये जो जुड़ा हुआ होता है, ये जुड़ा होता है सी ऑप्शन जैसे बोला जा रहा है कि कंसर्न करता है सोशल इश्यूज के ऊपर, ऐसा बोला जा रहा है। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, और ये उसी से जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए सही आंसर आप दे पा रहे नहीं दे पा रहे, आपने जो अटेम्प्ट किया वो सही है या नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी हो गया, डी, यानी कि इमिटेशन, मेमोरी और जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, यानी कि किसी चीज की नकल करना, उसे मेमोराइज कर लेना और उसे फिर उसको मानसिक रूप से उसका प्रतिनिधित्व करने की बात की जाती है सेंसर मोटर स्किल के अंदर में। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी फर्स्ट कम टू स्कूल द टीचर शुड, जब एक डिसेबल बच्चा यानी कि स्पेशल नीड वाला एक तरह से बच्चा, मैं बोलूंगा इसको ज्यादा अच्छे से, कि जो इस तरह का जब बच्चा आपकी क्लास में आता है, आपके स्कूल में आता है, तो टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको वो बताना है। ठीक है, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये इस तरह की सिचुएशन आपको टीचिंग लाइफ में जरूर फेस करना ही पड़ेगा, मान के चलिए। तो आपको मेंटली तैयार रहना है, उस बच्चे को भी सिमिलर बना रहा है बाकी बच्चों के साथ, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके ये, तो इसमें ये बोला जा रहा है सेक्लूड हिम फ्रॉम द अदर स्टूडेंट, यानी कि उस बच्चे को बाकी बच्चे से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, ये बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। बी में आपको बोला जा रहा है डिस्कस विद द चाइल्ड्स पेरेंट्स टू इवॉल्व कोलैबोरेशन प्लान,
कि भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके पेरेंट्स से बात करना चाहिए और उस पर डिस्कशन करना चाहिए और एक प्लानिंग बनानी चाहिए कि भाई कि बच्चे को आप कैसे पढ़ाने वाले हैं या जो भी उसके फ्यूचर प्लान हो सकते हैं उसके बारे में एक बार सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको उस बच्चे के पेरेंट्स से डिस्कशन करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, उसके लिए एक अच्छे प्लान बनाने के लिए कि कैसे आप कोलैबोरेट कर सकते हैं उस बच्चे के साथ, उसकी लर्निंग में कैसे हेल्प कर सकते हैं और उसकी प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए, बाकी कई तरह के इश्यूज को समझने के लिए, उसका बैकग्राउंड समझने के लिए आप एक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। सी में बोला जा रहा है कंडक्ट एन एडमिशन टेस्ट। अरे ऐसा बच्चा जब भी स्कूल में आता है सबसे पहला काम किया, एक बार टेस्ट कंडक्ट कराइए कि वो स्कूल के लायक है या नहीं लायक है, वो एलिजिबल है या नहीं आपकी क्लास और आपके स्कूल के लिए। सबसे पहले उसका टेस्ट कराइए, टेस्ट में पास करता है तो एडमिशन दीजिए, अदरवाइज तो टाटा बोल दीजिए, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर। डी में आपसे बोला जा रहा है रेफर द चाइल्ड टू द स्पेशल स्कूल अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी, कि ऐसे बच्चों को आप स्कूल में जो एडमिशन देने से अच्छा है कि आप क्या करिए, उस बच्चे की जो भी डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके लिए स्कूल बनाए गए हैं डिसेबिलिटी के हिसाब से, उसको एज पर द डिसेबिलिटी उसको उस स्कूल में भेज देना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये कि आपको अपने स्कूल में उसको एडमिशन नहीं देना है, ये बात की जा रही है ऑप्शन डी के अंदर, ऐसा समझ में आ रहा है। तो आपके हिसाब से बीइंग ए टीचर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको ये बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो भाई करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर इसका बी है। सबसे पहला काम टीचर का क्या है कि आपको पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए कि बच्चे के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा पता रहना चाहिए। जब आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में पता है, उसकी हैबिट्स की, उसके लाइक डिसलाइक और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री और बहुत सारी चीज आपको पता होना चाहिए, ताकि जो करंट कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए, कोई ऐसा करंट सिचुएशन है, वो आपकी हेल्प कर सके। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे मेरी क्लास थी, मैं मतलब कुछ साल पहले की बात है, मेरी क्लास में भी एक बच्ची थी, उसे अस्थमा का अटैक आता था। तो ठीक है, तो हमें तो मतलब मालूम तो था कि इस टाइप की प्रॉब्लम इसको होती है, ठीक है, लेकिन जब उसके पेरेंट्स से मैं बार इंटरेक्शन मेरा होता रहता था, तो ये चीज मुझे क्लियर थी कि हाँ इस बच्चे के बैकग्राउंड नॉलेज मुझे पता रही। तो वो तो अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं उसके पास क्या होता है, उसकी एक छोटी सी किट होती है कि पंप रखते हैं वो बच्चे, कि कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पंप रखना होता है। तो सडनली एक बार क्या होता है कि मतलब मेरा जो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मेरा टीचिंग पीरियड ओवर हो गया। फर्स्ट पीरियड में क्लास टीचर था, उस क्लास का ओवर हो गया। थर्ड फोर्थ पीरियड में ये प्रॉब्लम हो गई कि जो बच्ची थी वो कंफर्ट फील नहीं कर रही थी और उसे अटैक हो गया, अस्थमा का ऐसा अटैक हो गया। और उस दिन क्या हुआ, वो बच्ची अपने पास वो कैरी करना भूल गई थी, क्या नाम है, वो जो किट होता है उनका, अस्थमा पेशेंट का जो किट होता है, पंप जो होता है, वो किट कैरी करना भूल गई, तो उसके पास नहीं था। और उसे मतलब क्या करना है, बाकी बच्चों को, बाकी जो क्लास में टीचर था वो क्लियर नहीं हो पा रहा, तब करना क्या, बहुत मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन मुझे मालूम था, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री मुझे मालूम थी, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे अक्सर मुझसे मिलते थे और अक्सर हमारी डिस्कशन होती रहती थी। तो उस डिस्कशन का ये बेनिफिट हुआ कि मुझे आइडिया था कि इसके पास किट होना चाहिए था, और ये अगर किट नहीं है इस वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मतलब मेडिकल रूम से मैंने वो चीज अरेंज करा दी फटाफट, तो काफी समहाउ उस प्रॉब्लम को हम लोग डील कर पाए। फिर उसे फर्स्ट एड के लिए फिर हम लोग डिस्पेंसरी वगैरह लेके गए थे। यानी कि इसमें ये हुआ कि अगर मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं होती कि बच्चे के पास किट होनी चाहिए थी, आज किट लाना भूल गई है बच्ची, शायद ऐसे हो सकता है, और कहीं और ये किट कहाँ अवेलेबल हो सकता है, इसकी अगर नॉलेज नहीं होती तो हम उस बच्चे को शायद बचा भी नहीं पाते। तो ये एक तरह से एक मैं मतलब ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ कि क्लास में कई बार ऐसा हो जाता है कि भी मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जब ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए आपको आपकी स्ट्रेटजी भी स्पेशल होनी चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, आपके आंसर सही आ जाएंगे, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। मैं उसके लिए तैयार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जॉब के लिए तैयार जरूर कर रहा हूँ। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई तरह के चैलेंजेस आपके पास आने वाले हैं। कि मैं अपने 8 लगभग 9 ऑलमोस्ट 10 ईयर्स की सर्विस मेरी हो गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सिस्टम में जाकर के मैंने काम किया हुआ है, अलग अलग जगह पे, मतलब ऑलमोस्ट पूरा इंडिया मैंने कवर किया हुआ, अलग अलग जगह, नॉर्थ ईस्ट में भी काम कर चुका हूं मैं। तो मुझे इस सब का आइडिया होगा, अलग अलग एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं जब आप अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज के लोग। ये जो बच्ची है ये मणिपुर की बच्ची है, मणिपुरी बच्ची थी, तो उसके साथ है मतलब एक तरह से लैंग्वेज भी बैरियर हो जाता है कई बार, तो कि आप चीजों को समझ ही नहीं पा रहे। तो वो जब आप बच्चे के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ जब आप बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलती चली जाती है। तो बीइंग ए टीचर आपने क्या करना, आपकी जो मतलब जो ये जो शैली होना चाहिए कि आपको हर एक बच्चे के अंदर, हर एक पेरेंट से कुछ ना कुछ बातचीत करें। बहुत ज्यादा डिटेल में बातचीत नहीं करनी, लेकिन आपको उसके बारे में बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन आप डील कर सके कि भाई पढ़ा तो आप लेंगे, मुझे मालूम है आप लोग यू आर वेरी मच कैपेबल ऑफ टीचिंग और एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट एट एनी प्लेस, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। पर कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां आपकी टीचिंग स्किल के ऊपर नहीं, आपकी
मैनेजमेंट स्किल के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाए जाएंगे आपके ऊपर। तो इस चीज के लिए भी आपको मेंटली टफ रहना है और वहां उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो इसलिए इसका आंसर तो बी हो गया आपके पास, यानी कि डिस्कशन करना है पेरेंट्स से। तो आपने भी ऐसे ही करना है, जब आप टीचिंग में जाएंगे तो आपको मतलब हर बच्चे के पेरेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड पता होना चाहिए, अगर वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए। इससे कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर लेंगे और फिर इस तरह से एक स्टूडेंट और टीचर के अंदर एक अच्छा रिलेशन भी बिल्डअप होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने ना। हाँ, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये है, अ यंग लर्नर शुड बी इनकरेज टू इंटरेक्ट विद द पीयर इन द क्लासरूम सो दैट। एक यंग लर्नर है, उसे इनकरेज करना चाहिए क्लासरूम के अंदर पीयर के साथ बातचीत करने के लिए। वो कैसे कर सकते हो, या उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, या उसके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को एक बार पढ़िए, समझिए, अटेम्प्ट करिए। तो आपके पास ऑप्शन ये है, द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली। अगर आप किसी यंग बच्चे को अगर उसे पीयर ग्रुप लर्निंग के अंदर, पीयर ग्रुप के अंदर टीचिंग कराते हैं, इससे सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि आपका सिलेबस बहुत इजीली कंप्लीट हो सकता है, बहुत क्विकली, बहुत तेजी से सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि वो आप भी पढ़ा रहे हो और टीचर पीयर ग्रुप में भी पढ़ रहा है, तो इससे सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। बी में आपसे बोला है दे लर्न सोशल स्किल इन द कोर्स ऑफ स्टडी। यानी जब आप पीयर ग्रुप में टीचिंग करते हैं, पीयर में ग्रुप बना करके बच्चों का ग्रुप फॉर्मेशन कर देते हैं क्लास में, तो इसमें टीचिंग तो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो हो रही है। इसके अलावा आप क्या करें, एक सोशल स्किल भी बच्चे के अंदर डेवलप कर देते हैं। सी के अंदर ये बोला था, टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर। और इस तरह से क्या होता है कि टीचर जो होता है क्लासरूम में अच्छा डिसिप्लिन या अच्छा कंट्रोल मेंटेन कर सकता है बच्चों के अंदर। यानी कि आप चाइल्ड सेंटर, बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ेगा, उसे बातचीत भी थोड़ा सा करने दीजिए, भाई बच्चा है, अपने इमोशन को उनको शेयर करने दीजिए। इससे क्या होता है कि भाई ये आप क्लासरूम को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर। डी में ऐसा बोला जा रहा है, दे कैन लर्न आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर, कि वो एक दूसरे से आंसर को सीख सकेंगे। तो बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, कई सारे आंसर आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन आपको बेस्ट पिक करना है, बेस्ट आंसर इसका प्रोबेबली क्या हो सकता है। तो आई होप आप लोगों ने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा उसके लिए। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा कि दे लर्न सोशल स्किल इन द कोर्स ऑफ स्टडी। यानी कि जब आप पढ़ा रहे हैं और वो भी पेयर्स बना के, ग्रुप बना के कर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी हो सकता है कि बच्चा स्किल डेवलप कर सकता है, लाइफ स्किल, यानी कि सोशल स्किल भी बच्चे के अंदर डेवलप, यानी कि शेयरिंग करना, टीम वर्क में काम करना, ठीक है, और भी कई तरह के जो सोशल स्किल है बच्चे के अंदर। यानी कि आप पढ़ा तो आपका कंटेंट भी डिलीवर हो रहा है, साथ के साथ आप सोशल स्किल भी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ लंबी हो गई लगता है, अगर बोरिंग हो गई तो वो भी आप शिकायत भी कर सकते हैं कमेंट में कि सर प्लीज इतना मत करिए, टू द पॉइंट बात करिए, तो मैं वो भी फॉलो कर सकता हूँ। तो जो भी आपको कैसा लगता है वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। आपके रिएक्शन मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये मायने रखते हैं कि ताकि मैं फीडबैक के हिसाब से आपके लिए लेक्चर लेके आ सकूं। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको मतलब कैसा वीडियो लग रहा है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो में इतना ही है।